फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद सेलेस में स्वागत है। जैसा कि अभी मैं पॉलिटी के लेक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1813 का चार्टर एक्ट तक हो चुका था। आज हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट से शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कंप्लीट आज कर लिया जाए। पूरा जितने भी एक्ट्स हैं सारे एक्ट्स को आज कंप्लीट कर लिया जाए। और कैसा लग रहा है आप लोग को ये लेक्चर्स? और कोई सजेशन देना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? अभी तक क्या होता था, पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। अब क्या होता है 1833 के चार्टर एक्ट में, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो पहला क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और अगला काम क्या होता है, इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी क्या हुआ कि व्यापारिक कार्य आप लोग कोई बिजनेस वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। केवल राजनीतिक कार्य ही करने का अधिकार मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी एक चौथा सदस्य को जो शामिल किया गया, उस सर्वप्रथम कौन शामिल किया? मैकाले द्वारा शामिल किया गया। यानी गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य कौन होता था? कानूनी सदस्य, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया? सर्वप्रथम मैकाले। ये मैकाले की शिक्षा नीति भी है ना इसमें, आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है, इस एक्ट के तहत क्या होता है, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। गवर्नर जनरल को क्या किया गया था? पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। और इस एक्ट में क्या हुआ, नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, इसमें भेदभाव को समाप्त कर दिया गया कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यूपीपी से 2012 में पूछा भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक धारा 87 है, इसके अनुसार क्या होता है, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वर्ण और वंश के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था, ठीक है। धारा 87 क्या कहती है, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया। देखिए ये पूछ देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, किस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया? तो क्या है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो 1843 में से कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। तो 1833 में क्या होता है कि कानून के खिलाफ दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया और 1843 ईस्वी में कानून बनाकर इसे समाप्त कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट क्या है, इसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। देखिए ये बहुत पूछता है, किस एक्ट के थ्रू एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ था? तो ये क्या होगा इसका आंसर, 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोग का। अभी हम जब PYQ कर देंगे ना तो आप लोग को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कभी भूलेंगे भी नहीं आप। बस आप वीडियो को क्या करिएगा, एक बार सुनते जाइएगा ध्यान से, ठीक है। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ये क्या कहता है, देखिए इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। क्या होता है, कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। ये ऐसे पूछेगा, किस एक्ट के थ्रू भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई? तो ये इसका आंसर क्या होगा, 1853 का चार्टर एक्ट। फिर से सुनिए, किस एक्ट के थ्रू भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई? तो इसका आंसर क्या होगा, 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। और एक ये बहुत पूछता है ये भी क्वेश्चन,
पहले इसे ये ध्यान से सुनिए। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किस एक्ट के थ्रू सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, ओपन, ये प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो इसका क्या आंसर होगा? 1853 का चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? पहला है कि कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। दूसरा क्या है? विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। और तीसरा पॉइंट क्या है? इस एक्ट के थ्रू सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो ये हमारा 1853 का चार्टर एक्ट भी खत्म हुआ। अब देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब ये कब आता है? एक्चुअली ये 1857 का जो 1857 की जो क्रांति होती है, यहीं से क्राउन का शासन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से क्राउन का शासन होगा। मतलब 1857 की क्रांति होती है, इसमें लॉर्ड कैनिंग रहते हैं गवर्नर जनरल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका। ये क्या है इसमें? तो देखिए यहाँ लिखा भी है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो जाहिर सी बात है, 1857 के बाद है तो उसके उपरांत ही होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है, किस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला देखिए, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अभी जो मैं बोल रहा था कि क्राउन वाला शासन जो आएगा, तो इसमें क्या हुआ? कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे द एंड हो जाती है। ठीक है, मतलब द एंड मतलब कि यहाँ से उनका शासन खत्म। अभी क्या है? ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यानी इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, और अभी एक चीज़ और क्या हुआ था, जो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, द्वैध शासन प्रणाली थी, वो भी इसके तरफ समाप्त कर दिया गया। देखिए लिखा भी है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अब देखिए, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। तो मैं कल के वीडियो में बताया था, पहले गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ। अब क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल के बाद अब वायसराय आ गए हैं। अब ये वायसराय चलते रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। और प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्यों थे? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे ये एक्ट आया था। और 1857 की क्रांति के समय भी कौन गवर्नर थे? गवर्नर जनरल। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनते हैं। और इसमें एक नया पद का सृजन होता है। वो कौन सा होता है? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, किस एक्ट के थ्रू भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया? तो वो होगा 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है, अब देखिए, और इसी में भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, इसी के अंदर। ठीक है, तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम भी खत्म होता है। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पहले तो क्या होता है, इस एक्ट को क्या बोलते हैं? एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत के शासन को अब क्या, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, क्राउन का शासन हो जाता है। और अगला क्या होता है? द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया, जो कब से लागू हुआ था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। ठीक है, अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत के वायसराय के नाम से जाने जाने लगा। पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और इसी में एक नया पद सृजन होता है, भारत के राज्य सचिव, जिसमें संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी इनके अंदर। तो ये हम लोग का ये भी खत्म होता है। ठीक है, अब चलिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखते हैं, ये क्या कहता है। आप लोग बस सुनते जाइएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पीवाईक्यूज करेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें रिकॉल होंगी।
देखिए 1861 का भारत शासन अधिनियम क्या है। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो ये मैं भी यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देता रहता हूँ, तो उसमें ये क्वेश्चन आता रहता है, या कोई भी कोचिंग का टेस्ट देता रहता हूँ, देह हुआ, दृष्टि हुआ, ठीक है, विजन आईएएस हुआ, तो सारे चीज़ों में ये आता रहता है। तो ये क्वेश्चन होगा इसमें, इसके दौरान कानून बनाने की प्रक्रिया प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है, ठीक है। और देखिए, तो भारतीय प्रतिनिधि कौन कौन से शामिल होते हैं इसमें। 1862, ये तीन राजा उसमें, चूँकि 1862 में तीन लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, वायसराय बने ही रहते हैं। तीन भारतीय कौन कौन से होते हैं, बनारस के एक राजा होते हैं, पटियाला के महाराजा होते हैं, सर दिनकर राव होते हैं। ठीक है, ये तीनों लोग को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो वही जो पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो कौन से तीन प्रतिनिधि थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा जी थे, और सर दिनकर राव थे। ये तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। तो देखिए, पहला चीज़ ये होता है कि इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो जाती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। और तीन भारतीय कौन कौन से थे, बनारस के राजा थे, याद करिएगा, याद करते चलिए, बनारस के राजा, ठीक, गाना भी चलता है बनारस के नाम पे बहुत सारे, बनारस के राजा हो गए, पटियाला के महाराजा हो गए। देखिए, एक राजा महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला का महाराजा, और सर दिनकर राव, ठीक है। और वायसराय को और क्या शक्ति प्रदान किया गया, विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि कितनी होती थी, 6 माह होती थी, ठीक है, जिसकी अवधि कितनी होती थी, 6 माह होती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। यानी सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसमें क्या क्या हो रहा है, फिर से मैं बता देता हूँ, अभी आपको याद हो जाएगा, बस सुनते चलिए आप। इसमें यह होता है कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। तीन भारतीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं 1862 में, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव तीसरे पर्सन, और वायसराय को आपातकाल में यानी इमरजेंसी पीरियड में, ठीक है, ये छूट गया था बताना, वायसराय को आपातकाल में, ठीक है, विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि कितनी होती थी, 6 माह होती थी, ठीक है। और वायसराय को क्या पावर मिलता है कि नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी नए प्रांत की स्थापना भी कर सकते हैं, और उनकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक मिलती हैं उसको, चाहे वो बढ़ा सकते हैं, चाहे वो घटा सकते हैं। ये सारे पावर किसके पास आ गए, तो ये सारे पावर आ गए वायसराय के पास। और अगला पॉइंट क्या होता है, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। तो देखिए, ये सिर्फ शक्ति प्रदान करने वाला एक्ट है ये, यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम शक्ति प्रदान वाला अधिनियम है। किसको है, शक्ति प्रदान अधिनियम, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से आपको भी याद करा रहा हूँ, अभी सब कुछ याद हो जाएगा आपको। तो पहले ये होता है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। 1862 में तीन भारतीय शामिल हुए हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, ठीक है। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि कितनी होती थी, 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया, और वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। तो ये सारे शक्ति प्रदान वाले काम किस में होता है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और देखिए, एक नोट में कुछ इंपॉर्टेंट ये भी कह रहा है, 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। तो कैसे हुआ गठन, जो ये पावर मिला हुआ है लास्ट वाला, देखिए, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। तो ये तीन तीन जगह कौन से थे, 1862 में बंगाल में हो जाता है, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हो जाता है, और 1897 में कहाँ हो जाता है, पंजाब विधान परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू 1861 का भी भारत परिषद अधिनियम खत्म हो जाता है।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी बहुत पूछता है, और देखिए इधर दिया भी है पी से 2003, पी से 2003। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है ना। देखिए एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। अभी और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं आगे। इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। जो मैं अभी कह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होता है यही, बजट पर बहस करने वाला। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा। ठीक है। तो फिर से सुनिए, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। तो इसमें 3 चीज़ क्या होता है। पहला ये होता है कि इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था भाई। ठीक है। अधिकार तो दिया गया, लेकिन आपको मतदान यानी इलेक्शन जो होता है, वोटिंग होता है, उसका अधिकार नहीं था आपको। और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कुल मिला के जो हमारा निर्वाचन पद्धति होता है, कौन से एक्ट के द्वारा होता है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ ही गए होंगे जितना भी मैं बताया हूँ। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। और केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने, वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। और किस चीज़ का अधिकार नहीं दिया गया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। और कुल मिलाकर निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अच्छा, पूरक प्रश्न क्या होता क्या है, ये आप बताइए। पूरक प्रश्न क्या होता है? अगर आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है। अब अगला चलिए, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। देखिए एक 1909, 1919, इसमें मार्ले मिंटो हो जाते हैं, उसमें मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला पूछ देता है। कभी 1909 वाला लिख देगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, 1909 वाले में लिख देगा, सॉरी 1909 वाले में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड लिख देगा, और 1919 वाले में लिख देगा मार्ले मिंटो। ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और भी मैं क्लियर भी करा दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या है, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और ये मार्ले मिंटो हैं कौन, ये जानिए। तो लॉर्ड मिंटो के यहाँ तत्कालीन वायसराय रहते हैं। ठीक है। जब अभी वायसराय वाले हुए थे ना, अपना भारत के गवर्नर जनरल के बाद जो बने थे, लॉर्ड कैनिंग वायसराय, वही लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। तो इस एक्ट, जब ये एक्ट आया तो उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है। और राज्य सचिव अभी पिछले हम लोग पढ़े हैं ना, अपना एक राज्य सचिव है भारत के राज्य सचिव, तो एक जॉन मार्ले क्या हुए, राज्य सचिव बने थे। ठीक है। तो पहला ये होता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। देखिए अब धीरे धीरे सुधार होते जा रहा है, यानी जब तक अब 1935 का एक्ट आएगा ना, तब तक काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम जो 1935 रहता है, अभी आप पढ़ते चलिए आगे, अभी देखिए कितना सुधार होते जाएगा। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है। और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया, यानी पहली बार हुआ था। ठीक है। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। तो पहला
बताइए पहला ये परिषद से जुड़ने वाला व्यक्ति कौन बना था, प्रथम सदस्य कौन बना था? तो ये एसपी सिन्हा जी थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो थे, ये प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। विधि सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, देखिए नोट में लिखा भी है, यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। इस एक्ट में क्या होता है? केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। देखिए बोले थे ना, आगे चीज़ें बदलती जाएंगी। अभी तक पिछले वाले में क्या था? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। तो फिर से देखिए, परिषद के सदस्यों को क्या होता है? बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है, इस अधिनियम, देखो अंग्रेज कितने खतरनाक थे, खेल क्या खेलते हैं यहाँ से। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। कुल मिला के यहाँ से ये सब भड़काने का काम करते हैं ये सब। ठीक है, यहीं से देखिए मुसलमान वाला गेम खेलना शुरू करते हैं ये। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? इसे इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। अबे भाई, इतना फालतू बेहुदा काम ही की हो कि क्या तुम्हें बोला जाए। चलो, तो अभी हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले बताइए, वायसराय कौन थे और राज्य सचिव कौन थे? तो वायसराय उस समय के थे अपना तत्कालीन लॉर्ड मिंटो क्या थे? आपके वायसराय थे। और राज्य सचिव कौन थे? जॉन मार्ले। ठीक है, इसीलिए इसके नाम से मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और इस एक्ट के द्वारा क्या होता है? भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार किसी वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया। किसी भारतीय को पहली बार जोड़ा गया। कौन से व्यक्ति जुड़े थे? तो एसपी सिन्हा जी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, और अगला क्या होता है? इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। और आपको अभी ये पढ़ाए थे, परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। और क्या होता है? इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। इसलिए इसे किसी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी खत्म होता है। अब हम आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। आज कोशिश है कि आज पूरा एक्ट खत्म कर दिया जाए। चलिए, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? पहले तो ये वही, वायसराय कौन थे और राज्य सचिव कौन थे? तो वायसराय कौन थे? मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो वायसराय कौन थे? अपने चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और राज्य सचिव कौन थे? मांटेग्यू। इसीलिए इसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस समय मांटेग्यू भारत का राज्य सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। देखिए, द्वैत शासन पहले 1784 के पीरियड से इंडिया एक्ट में आया, फिर बाद में खत्म हुआ, फिर यहाँ से शुरुआत हो जा रहा है। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन, यानी प्रांतों में, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैत शासन की स्थापना की गई। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आईएएस 2013 में पूछा है, सीजीएल जुलाई 2023 के एग्जाम में भी पूछ रखा है। तो इसके हिसाब से द्वैत शासन प्रणाली का जनक किसे कहा गया? लियोनेल कर्टिस। ये पूछता रहता है भाई, अभी मैं कोई तो एग्ज़ाम का पेपर देखा था, उसमें ये पूछा था। तो द्वैत शासन प्रणाली का जनक किसे कहा गया? लियोनेल कर्टिस को कहा गया। ठीक है, अब देखिए, प्रांतीय विषय को दो भागों, हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। अब इसमें देखेंगे हस्तांतरित में क्या है और आरक्षित में क्या है। देखिए, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर
उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। तो देखिए, पर हस्तांतरित में किस काम करता था, आरक्षित में कौन काम करता था, देखिए ध्यान से। हस्तांतरित विषयों पर ये हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, यानी जो मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, वो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन्हीं मंत्रियों की सहायता से करता था। ठीक है, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये था 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। और देखिए, एमपीपी से 2013 में पूछा गया है। अगला देखिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो किस एक्ट के थ्रू, 1919 के भारत शासन अधिनियम के थ्रू। ठीक है, फिर से सुनिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है, किस आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इन सांप्रदायिक आधार पर सिखों को, इंडियन क्रिश्चियन जो थे उनको, एंग्लो इंडियंस को, ठीक है, यूरोपियंस को अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया और एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये बहुत पूछता रहता है, किस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और किस एक्ट के किस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और देखिए, 1926 में एक ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए, उसमें ली थे अपने, 1926 में ली आयोग एक कमेटी बनी थी, उनकी सिफारिश थी, उनकी रिकमेंड पे अपना केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो ये याद करिएगा, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है, जिससे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, पीछे 2023 लेटेस्ट पूछा भी है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह 1919 का भारत शासन अधिनियम भी खत्म हुआ। अब हमारा बचा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। चलिए, इसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि कल से हम लोग PYQs लगाएं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा और लगभग 65% कहा जाता है, एवरेज बता रहे हैं, लमसम, क्यों लगभग इतनी सारी चीज़ें अपना हमारे जो संविधान बना था उस ये यहाँ से ये सारी रिसोर्सेज के थ्रू लिया गया था। ठीक है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, यह देखिए, यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, मतलब जो प्रस्तावना वही जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समय व्यक्ति के घर में राष्ट्र की एकता हो, ये जो आपका पूरा मतलब है। ठीक है, प्रस्तावना, इसका क्या था, अभाव था। तो क्या होता है, यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था।
इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखिए ये पूछता रहता है किस एक्ट के थ्रू अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तक कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। यानी बोला तो गया था अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाएगी, लेकिन ये केवल कागजों में रहा। ठीक है, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के थ्रू खत्म हुआ, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। और कहाँ पे शुरू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ। ठीक है, इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, ये यूपीपीएससी 2013 में पूछा भी है। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। ठीक है, द्विसदन 2 सदन होते हैं ना, जैसे बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, ये सब अपना क्या है, दो द्विसदनात्मक है। वैसे ही कुछ प्रांतों में ये कह रहा है द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 प्रांत, ठीक है, बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, जो हमारा यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंशियल, इसी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था उस समय। और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई। कहाँ कहाँ हुई, याद कर लीजिए, पूछता है। 6 प्रांत कौन से थे, बम्बई था, मद्रास था, बिहार था, बंगाल था, संयुक्त प्रांत था, और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई की गई। देखिए, इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए, एक जो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था, एक सर्वोच्च न्यायालय, वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन जो मेन न्यायालय वाला है, संघीय न्यायालय की स्थापना यही है। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, आपको याद है पहला वो मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसमें? याद है तो कमेंट करिएगा। उसे मैं छोड़िए, मैं बता ही दे रहा हूँ, सर एलिजा एम पे थे। ठीक है, अब देखिए, ये यूपीपीएससी 2024 में 2014 में पूछा भी है। संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के थ्रू हुई थी? 1937, 19 वर्ष था 1937, और भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, और अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो 1858 में भारत परिषद बना था, इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। तो 2 नए प्रांत, सिंध और उड़ीसा, ओडिशा जो अभी के टाइम में ओडिशा बोला जाता है, का निर्माण हुआ। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से मुक्त कर दिया गया। तो 2 नए प्रांत कौन कौन से बने, सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ठीक है, यूपीपी से 2011 में पूछा है। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। तो ये पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के द्वारा 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और क्या होता है, इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग यानी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों का इसके थ्रू होता है। स्टेट पे एक जेपीएससी होता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। अब भारत का संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक, जो मैं भी कुछ देर पहले बता रहा था, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। ये CHL अगस्त 2023 में पूछा भी है। तो इस तरह पूरा भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम ये समाप्त होता है। तो हम लोग चलिए रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला क्या था, यह एक विस्तृत दस्तावेज था। ठीक है, जिसमें 321 अनुच्छेद, कितना एक अनुच्छेद था, 321 अनुच्छेद था। और कितनी अनुसूचियाँ थी, 10 अनुसूचियाँ। अच्छा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इसमें किसका अभाव था, प्रस्तावना का अभाव था। और एक अगला पॉइंट क्या होता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया।
जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह कभी व्यवस्था अस्तित्व में आई ही नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है। तो प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त हुआ, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुआ और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया। कब हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। और कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। तो कितने प्रांत थे? 6 प्रांत थे। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में कौन 6 प्रांत थे? बम्बई था, मद्रास था, बिहार था, बंगाल था, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधान परिषद की स्थापना हुई। ठीक है। और एक एक फेडरल कोर्ट यानी ये संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की, कब की गई? 1937 में। किस एक्ट के थ्रू हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ। ठीक है। और इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया। ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। यानी बर्मा को ब्रिटिश भारत से कब मुक्त किया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और कौन दो नए प्रांत जुड़े? तो सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। ठीक है। और इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये तुम्हारा आपका होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा होता है। ठीक है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक चीज़ और क्या होता है, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। और अगला क्या होता है, जो जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस, जॉइंट पीसीएस, ठीक है, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। और भारत का संवैधानिक ढांचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। तो इस तरह हमारा पूरा 1935 का भारत शासन अधिनियम भी समाप्त होता है। और ये हमारा 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, PYQs लगाएंगे और उसमें आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट रहेंगी। और आप देखिएगा, आपको जब मैं PYQs कराऊंगा आपको पूरा का पूरा सारे क्वेश्चंस आएंगे। और कल PYQ देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।